हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज़बरदस्त हार्दिक स्वागत है। ओके, आज हम एक टॉपिक हिंदी को लेकर के आए हैं आपके सामने, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 12 यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस से रिलेटेड है। आपको पता है कि हिंदी में गद्य खंड आपका दिया हुआ है। इससे आपके संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पहचानना होता है, जैसे 2 गद्य खंड आपके दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक गद्य खंड आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर? ये आपको पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, बताया था। 2 गद्य खंड में से आपको एक गद्य खंड करना है, और उसमें वो आपके जो गद्य खंड के जो टॉपिक आपके चैप्टर्स दिए हैं आपके सिलेबस में, उसमें आपको चैप्टर का नाम प्लस राइटर का नाम, लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए। क्लियर? पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये पता करना होगा कि ये किस चैप्टर से हैं। तो वो आपके जो सिलेबस में गद्य खंड से रिलेटेड है वो मात्र 6 चैप्टर को शामिल किया गया है। क्लियर? अब इस चैप्टर का नाम, जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, गद्य को पढ़ेंगे, तो पढ़ते समय धीरे धीरे उसके बारे में स्टोरी आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा चैप्टर है, और उस चैप्टर के राइटर का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर के राइटर का भी नाम पूछा जाता है। तो चैप्टर के राइटर का भी नाम बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो आज हमारा मेन मोटो यही है कि जो आपके गद्य खंड में जो आपके चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर्स के जो राइटर हैं उसका नाम आप जो है कि अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर? तो देखते हैं, थोड़ा सा इसको एक अलग अंदाज में चैप्टर को देखते हैं। बस थोड़ा सा माइंड को आप अपने कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगी। ओके, देखते हैं। पहला जो आपका ये सामान्य हिंदी का टॉपिक है गद्य खंड। इस गद्य खंड में आपका जो पहला टॉपिक है हिंदी गद्य का स्वरूप एवं विकास। हिंदी गद्य का स्वरूप एवं विकास। क्लियर? इस गद्य का स्वरूप एवं विकास में पहला जो चैप्टर है वो वासुदेव शरण अग्रवाल है, और इनकी जो रचना है, जो आपके चैप्टर शामिल किया गया है, उस चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ओके, अगर हम लोग देखें तो वासुदेव कृष्ण भगवान को भी बोला जाता है, विष्णु भगवान को भी बोला जाता है। तो वासुदेव की पूजा हमारे राष्ट्र में होती है कि नहीं होती है? होती है। वासुदेव मीन्स कृष्ण या विष्णु भगवान। तो वासुदेव की पूजा अपने राष्ट्र में होती है कि नहीं होती है? राष्ट्र में होता है। तो वासुदेव का संबंध आप लोग अपने राष्ट्र से शामिल करेंगे। तो इसको आप ट्रिक के रूप में आप ये मान सकते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल, पहला टॉपिक वासुदेव है तो वासुदेव शरण अग्रवाल इसको मान लीजिएगा। और राष्ट्र में वासुदेव जी की पूजा होती है, तो ये आपका चैप्टर होगा राष्ट्र का स्वरूप। क्लियर? राष्ट्र का स्वरूप क्लियर हो गया। तो वासुदेव जी का कहाँ पूजा होता है? अपने राष्ट्र में। तो वासुदेव जी का क्या चैप्टर हो गया? वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप। बस याद कर लो कि वासुदेव राष्ट्र, वासुदेव की पूजा होती है कहाँ? राष्ट्र में, अपने राष्ट्र में। राष्ट्र माने देश में। तो ये राष्ट्र का स्वरूप हो गया। वासुदेव मीन्स वासुदेव शरण अग्रवाल, और राष्ट्र मीन्स राष्ट्र का स्वरूप। क्लियर? पहला चैप्टर। अब आते हैं सेकंड चैप्टर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मिसिर जी हैं ये, कन्हैयालाल मिश्र जी मिसिर जी हैं। एक गाना था भोजपुरी में, मिसिर जी तू तो बड़ा बड़ा डैश डैश डैश। ओके, तो ये आपका कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। कन्हैया जी हैं, बांसुरी बजाते हैं,
कन्हैयालाल मिश्र हैं। इनका उपनाम के रूप में आप प्रभाकर बोल सकते हैं। ये कन्हैयालाल मिश्र जी बहुत ज्यादा बांसुरी बजाए, ये इनको प्रभाकर के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई तो इनको रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया। आजकल देख रहे हैं तमाम प्रकार के नर्सिंग होम चल रहा है, तो आप लोग रॉबर्ट नर्सिंग होम याद कर लीजिएगा कि रॉबर्ट नर्सिंग होम प्रभाकर जी कन्हैयालाल मिश्र थे, गाना बजा रहे थे बांसुरी से, और बजाते बजाते जो है कि इनकी प्रभाकर जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई और इनको रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा। तो आप लोग अपने दिमाग में ये बैठाइएगा कि प्रभाकर जी की तबीयत खराब हो गई और इनको रॉबर्ट नर्सिंग होम में एडमिट करा दिया गया। क्लियर? तो ये प्रभाकर जी का ही पूरा नाम कन्हैयालाल मिश्र है। कन्हैया माने कृष्ण भगवान जी, लाल कृष्ण कन्हैयालाल हो गए, मिश्र मिश्री मत समझिएगा, मिश्र जी हैं, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ओके, और इनका जो आपका चैप्टर है लिखित चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। क्लियर? तो आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसके पहले वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव जी की पूजा अपने राष्ट्र में होती है, मीन्स वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना, राष्ट्र का स्वरूप। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर जी की तबीयत खराब हो गई, वो रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती हो गए। तो आप कन्हैयालाल मिश्र, कन्हैयालाल कृष्ण भगवान जी, कन्हैयालाल मिश्र हैं, मिसिर जी मिश्र। ओके, ये रॉबर्ट नर्सिंग होम इनकी रचना है। आगे देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक का फूल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक स्थान है हजारी बाग, हजारी बाग ये जगह का नाम है। तो बाग में क्या खिलता है? फूल खिलता है। बाग में क्या खिलता है? फूल खिलता है। तो हजारी से आप समझ जाइएगा कि हजारी बाग, अब बाग में क्या खिलेगा? फूल खिलेगा। फूल किस चीज का खिलेगा? वहीं पर एक अशोक का पेड़ है, अशोक का पेड़ आप लोग देखे होंगे। ओके, तो अशोक का जो पेड़ है, अशोक का फूल खिला है मेरे भाई। तो आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये डॉक्टर लगा हुआ है, ज्यादा पढ़े लिखे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी से आप समझ जाएगा हजारी बाग, अब बाग में क्या खिलता है? फूल। तो आप समझ जाएगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी मीन्स हजारी बाग। आप यह अपने दिमाग में बैठाइएगा कि हजारी बाग है, और हजारी बाग, बाग माने बगीचा, बगीचा में बागीचा हुआ, बगीचा जिसको आप लोग गार्डन भी बोलते हैं, ओके, वाटिका भी बोलते हैं। तो बागीचा में क्या खिलेगा? फूल खिलेगा। क्लियर? तो आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि यहाँ पर जो डॉक्टर हजारी, हजारी से आप समझ जाइएगा कि बाग, बाग माने बगीचा, अब बगीचा में फूल आपको जरूर मिलेगा। तो आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिएगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? अशोक के फूल। हजारी बाग, अशोक का फूल। हजारी बाग, बाग में क्या खिलेगा? फूल। फूल किस चीज का? अशोक का। ओके, तो हजारी से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। फूल कहाँ खिलेगा? बागीचा में। बागीचा में फूल जब खिलेगा तो किस का फूल खिलेगा? अशोक का फूल खिलेगा, अशोक के फूल। ओके, ये टॉपिक क्लियर? आगे देखते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा की आधुनिकता। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? आधुनिक युग में रह रहे हैं, मॉडर्न एज में रह रहे हैं। आधुनिक युग में, वर्तमान समय में जो आप रह रहे हैं वो मॉडर्न एज है, आधुनिक युग है। तो आधुनिक युग में आप लोगों ने एक पिक्चर देखी थी, रेडी आई थी, रेडी एक पिक्चर आई थी, मूवी आई थी। ओके, तो आप यहां से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि जो रेडी मूवी है वो आधुनिक युग में आया। ओके, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आप यहां से पकड़िए, ये जी सुंदर रेड्डी हैं और ये भाषा की आधुनिकता, आधुनिकता आप यहां पे पकड़िए, मॉडर्न एज, आधुनिकता, आधुनिक समय में ये रेडी मूवी आई थी। रेडी मूवी का नाम है, आधुनिक समय, मॉडर्न एज चल रहा है। तो आप इससे पकड़ सकते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी
की जो रचना है वो भाषा की आधुनिकता है। ओके, क्या है? भाषा की आधुनिकता। क्लियर? बस आपको रेड्डी और आधुनिकता, आधुनिकता माने मॉडर्न एज में ये चीजें आ गई, तो अब आपको रेड्डी से आपको ये पकड़ना होगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सुंदर भी थे और रेड्डी मूवी बना रहे थे। क्लियर? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और ये भाषा की आधुनिकता, आधुनिक युग में अच्छे अच्छे भाषा का प्रयोग करके इन्होंने ये चीज को बनाया। मीन्स शार्ट में आप कह सकते हैं इनकी रचना, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना का नाम क्या है? भाषा की आधुनिकता। ओके, आगे देखते हैं हरिशंकर परसाई। आप यहां पर देख रहे हैं परसाई है, यहां पे रस है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? र अस परसाई, प अलग है, र अलग है, स अलग है, आ की मात्रा है, बड़ी ई है। और रसाई, यहां पर देखो रस है और यहां पर भी देखो रस है, तो दोनों रस यहां पर मिल रहा है, तो ये रस किस चीज का है? निंदा का है। क्लियर? तो आप परसाई में ये समझ सकते हैं हरिशंकर, हरि माने भगवान, शंकर माने शंकर भगवान। क्लियर? यहाँ पे परसाई, प को हटा दो और यहाँ पे आगे आई को हटा दो, तो रस यहाँ पे भी है और रस यहाँ पे भी है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि हरिशंकर परसाई के द्वारा निंदा रस लिखा गया है। निंदा रस, रस किस चीज का है? निंदा का है। किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई। इसको आप कैसे पकड़ेंगे? प को हटा देंगे तो, और आ की मात्रा हटा दीजिए और बड़ी ई हटा दीजिए, तो यहाँ पे भी रस है, यहाँ पे भी रस हो गया, तो आप ये कह सकते हैं हरिशंकर परसाई आपका निंदा रस। क्लियर? अब ये आपके टॉपिक है, चैप्टर का नाम है। आगे देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये तो भाई हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और आप जानते हैं कि इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ओके, मिसाइल, बड़े बड़े मिसाइल बनाए हैं इन्होंने, साइंटिस्ट हैं, तो ये हमारे क्या होंगे? प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। ये हमारे क्या हैं? आदर्श हैं। हम लोग APJ अब्दुल कलाम के योगदान को पूरा संसार कभी भी नहीं भूल पाएगा, तो हम लोग इनको क्या मानते हैं? अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, तो हम और हमारा आदर्श, ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा रचित टॉपिक है। क्लियर? तो हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन है, ऐसे ऐसे मिसाइल बना दिए हैं उन्होंने कि पाकिस्तान को और चाइना को चाहें तो एक बार में गिर जाए तो ब्लास्ट हो जाएंगे सब। ओके, तो आप फिलहाल में ये समझ जाइएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये एक वैज्ञानिक भी रहे हैं, बहुत महान वैज्ञानिक भी रहे हैं, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और ये अपने शादी भी नहीं किए हैं। कहा जाता है कि APJ अब्दुल कलाम जब रिसर्च करने के लिए चले जाते थे तो एक एक सप्ताह, 10-10 दिन, 15-15 दिन जो इंस्टीट्यूशंस थे उससे बाहर निकलते ही नहीं थे। उस समय उनकी शादी तय हुई थी, और उस समय आजकल मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, चैटिंग तो चलता नहीं था, और वो अपने रिसर्च में इतना लीन थे कि अपने शादी का डेट ही भूल गए, और जब शादी का डेट भूल गए, शादी बीत गया, सब लोग परेशान थे, तब उन्होंने कहा कि जाने दीजिए, मेरा एक शादी का डेट बीत गया, अब आज के बाद मैं शादी ही नहीं करूंगा, और उन्होंने शादी नहीं किया। मीन्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ये हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं हम सबके, और हम और हमारा ये जो है आदर्श के रूप में ये काउंट किए जाते हैं। तो आप इस टॉपिक से ये बना सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो रचना है वो हम और हमारा आदर्श है। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। इसको आप लोग देख लेंगे, हमको उम्मीद है कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा, और आगे के भी टॉपिक आपको और अच्छी तरीके से दी जाएगी।
ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।